कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग पार्ट सेकंड चैप्टर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई, किन तरीकों के इस्तेमाल से भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई, उसकी बात करेंगे। उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेज, फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी व अन्य यूरोपी भी जैसे आए थे। जैसे यूरोपियों का आने का जो क्रम था वो था PDEF। पी से पुर्तगीज, डी से डच, ई से इंग्लिश, डी से डैनिश, इस सेकंड वाले डी से, एफ से फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच। देखिए, ये हमेशा ट्रिक से याद कर लीजिए। पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लैंड, और इस डी से डैनिश, और इस एफ से फ्रेंच। नेक्स्ट, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया इन लोगों ने। किसने राज्य स्थापित कर लिया? इंग्लिश वालों ने, इंग्लैंड वालों ने। इसके लिए इन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें भी जानने का प्रयास किया जाता है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर, जब 18वीं शताब्दी आते आते मुगल साम्राज्य, भारत में इसके पहले मुगल साम्राज्य वाले थे, मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। जो पूरे भारत में बड़ा सा जो साम्राज्य था, उसमें छोटे 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 क्षेत्रीय दल अपना साम्राज्य बनाने लगे थे। क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता या स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इसमें बंगाल उस समय ज्वाइंट था, तो बिहार और उड़ीसा भी उसी का हिस्सा था। कौन? बंगाल और उड़ीसा किसका हिस्सा था? बंगाल और उड़ीसा उसी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बंगाल का, बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल का ही हिस्सा था। अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। यूरोप में कई सदी में, मतलब यूरोप जो था वहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच आपस में प्रतिद्वंदिता रही। इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में आपसी प्रतिद्वंदिता खूब बनी रही, और इसी प्रतिद्वंदिता का नतीजा था कि यहाँ भी खूब धूमधाम से लोग आपस में लड़ लेते थे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। मतलब जो इंग्लैंड था वहाँ के राजा और फ्रांस के राजा, दोनों राजा अपने अपने देश से आई कंपनियों का खूब समर्थन करते थे और उन्हें लूटपाट में बढ़िया व्यवस्था देते थे, मदद करते थे। उपनिवेश राज्य क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे भी समझते हैं। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश अर्थात भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, यह सारी लड़ाई वर्चस्व की है। वर्चस्व जब स्थापित कर देते हैं तब दूसरा देश जो कि भारत है, पहले देश अर्थात इंग्लैंड का उपनिवेश राज्य बन जाता है। जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश राज्य बन गया, पहला राज्य अर्थात इंग्लैंड, दूसरा राज्य अर्थात भारत का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। तब भारत का मुख्य देश भारत नहीं रह जाता है, तब मुख्य देश इंग्लैंड हो जाता है भारत का। और मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है। अर्थात इंग्लैंड के लोग अपने हित के लिए भारत के सभी संसाधनों का उपयोग अपने हित के लिए करेंगे और ये देश नेगेटिव में जाता रहेगा, ये पॉजिटिव होता रहेगा। इसका गेन होगा, इसका लॉस होगा।
जिससे मुख्य देश, पहला देश उन्नति करता चला जाता है, ये पॉजिटिव गेन होता रहता है, जबकि दूसरा देश अर्थात भारत अवनति मतलब इसका लॉस होता जाता है, ये गरीब होता जाता है, और दूसरा जो पहला देश रहता है वो अमीर होता जाता है, दूसरा गरीब होगा। भाई दूसरे के गरीबी पे ही पहले की अमीरी होती है। भारत के को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? क्यों आखिरकार भारत को ही अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य बनाया? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के मतलब इंडस्ट्रीज खूब लगी, खूब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, कारखाने बनने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि वह कच्चे माल चाहिए थे। भाई कपड़ा बनाने के लिए उन्हें कपास चाहिए था, सूत चाहिए था, और कपड़े को रंगने के लिए उनको नील चाहिए थे, और इसी तरीके से उन्हें रॉ मटेरियल खूब चाहिए था, कच्चा माल। उसकी पूर्ति के लिए वो भारत का साधन चाहिए था, भारत के जो संसाधन थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को उच्च दामों में बेचना चाहता था। जो उसके यहाँ सस्ते में चीज़ें बनी थी, सस्ते में कपड़ा बना था या सस्ते में जो सारी चीज़ें बनी थी, उनको वो बेचने के लिए भी भारत में ही बेचता था, जिससे वे भारत को बुना कपड़ा यूरोप से बेचकर यूरोप में भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल हो रहे थे। भारत के ही कपास को ले जा कर के वहाँ बनाते थे अपनी फैक्ट्रियों में, अपने माल में, अपने कारखानों में, और वहाँ से फिर भारत में ही आकर बेच देते थे। वे भारत के कई ज़रूरी फसलें उगाकर दूर दूर बेचते थे, जैसे नील और पटसन, अफ़ीम, गन्ना, चाय, कहवा, इन सब को भारत में उगवाते थे। ठीक है, अब ये उगवा कर खेत से खरीद करके अपने देश ले भेज देते थे, वहाँ कारखानों में इसका फिनिश्ड गुड्स बना देते थे। इनसे कोई ना कोई सामान, जैसे चाय से चाय पत्ती, कहवा से चाय कॉफ़ी बना देते थे, गन्ने से चीनी, और ये बेच यूरोप में भी खूब बेचते थे, कई देशों में और भेजते थे, भारत को भी इवन बेच देते थे। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने और ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे रेल लाइन का विकास किया, सड़कें बिछानी भी शुरू की। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे। वे जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए ट्राइबल्स में भी इंटरफियरेंस उन्होंने किया था, जनजातियों में। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस की। इसीलिए उनको एक जगह, पूरे भारत में एक जगह से अलग अलग गांव-गांव में अपने आदमी भेजने लगे। वो उनको अधिकारी और तमाम चीज़ें पद दे करके वो वहाँ पे भेजने लगे और वहाँ से माल इकट्ठा करने लगे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? जब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो विशेष अभियान चलाया गया, अर्थात उसी समय मतलब एक साथ बहुत सारा उद्योग का विकास होना, या उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस पैदा करना, उसके लिए उचित दिशा निर्देश जारी करना, या उचित मानदंडों का पालन करना, या वैसा कंडीशन बनाना, उसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं, जिसमें उसका उद्योगों का सही विकास हो सके। अब देखिए, भारत में जो कपास ये पैदा होता था, इस भारत के कपास को ये तौलवा करके यहाँ से लेके चले जाते थे अपने इंग्लैंड, और इंग्लैंड के कारखानों में ये उससे देखिए कपड़ा बनाते थे, और इसी कपड़े से बने गुड्स को ये भारत में एजेंट बनकर भारतीयों को महंगे दाम पर कपड़ा बेच देते थे। और इसी बीच पहले भी भारत में तो कपड़ा तो पहले भी बन रहा था। अब इसमें क्या था कि पहले भारत का बुनकर बनाता था, तो भारत का बुनकर हाथ से बनाता था, हैंडीक्राफ्ट। तो इन्होंने क्या किया, भारत ये बुनकर कारखाने के मुकाबले कम गति से बना पाते थे। भाई एक महीने में 10 कपड़ा बनेगा, उसका एक महीने में हज़ारों कपड़ा बना के पीट देगा, और सस्ता भी पड़ता था इसका। तो जब ये सस्ता पड़ता था तो लोग जल्दी जल्दी बना लेता था, तो ये सस्ते में बेचता भी था, और इसका बनने में भी ज़्यादा समय लगता था, और महंगा भी बनाता था, और बेचेगा भी महंगा। जब लागत ज़्यादा आएगी इसमें तो कीमत भी ज़्यादा रहेगी, इसमें लागत कम आएगी तो कीमत भी कम रहेगी। तो इसका सस्ता पड़ता था तो लोग सस्ता वाला खरीद लेते थे, इसका खूब धूमधाम से बिकता था। तो भारतीय बुनकरों की कमर टूट गई। अब देखिए इसमें लिखा भी है, भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए।
कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था तथा उसके कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती गई। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा बनाते थे, चाय से चाय पत्ती बनाते थे, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप के अधिक दाम में बेचते थे। भारत और यूरोप के ही कुछ देशों में वो अधिक दाम पे बेचते थे, मुनाफा खूब कमाते थे। उन्होंने व्यापार का यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। अब इसी सब अपने व्यापार को ही बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे लाइन, सड़क, दूरसंचार, जो टेलीग्राम वगैरह और तमाम सारे माध्यम उन्होंने बनाए थे, इसी सब को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए, यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। बच्चों, आपकी समझ में मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? आप ज़रा इस पे विचार कीजिए कि किस तरीके से हमें पैसे कमाने चाहिए। पैसे कमाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे, ना पहुँचे, या लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पैसों को घर में रखना चाहिए या बैंक में जमा करना चाहिए, सोना चांदी खरीदना चाहिए या उद्योग में लगाना चाहिए। इस पर हम लोग उद्योग लगाना चाहिए, विचार करते हैं। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। देखिए, भारत में जब आए तो ये सारी कई देश वाले आए थे, तो उसमें से जो फ्रेंच और इंग्लैंड, ये दो देश जो थे, ये खूब महत्वपूर्ण, अपने राजाओं से भी महत्व पाते थे, सपोर्ट पाते थे। तो ये आपस में यहाँ प्रतिद्वंदिता होने लगी, इनका कंपटीशन होने लगा, एक दूसरे से जेलसी होने लगी, एक दूसरे को काटने लगे, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की उनकी ललक होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि कब्जा करने के लिए भारत पर, देखिए उन लोगों ने किस तरीके के इस्तेमाल किए। लंबे समय तक कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ते रहे। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दें। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगे। वो अब सैनिक भी वहाँ पे बुलवाने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ने से लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान रहा। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का बहुत योगदान रहा। दूसरी ओर फ्रांस की कंपनी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें ड्यूप्ले का हाथ था। उसके जो सबसे मेन अधिकारी थे, ड्यूप्ले साहब का खूब बढ़िया योगदान रहा। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इससे उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे। वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगी। भारत के राजा भी आपस में लड़ने लगी। देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया ये चित्र बना है कि ये बंदर और ये बिल्ली और बंदर के बीच में जो रोटी का बंटवारा, एक रोटी के बंटवारे के बीच में तीसरा आदमी, देखो ये जैसे ब्रिटेन हो गया, ये ब्रिटेन लिखा है, ये फ्रांस हो गया। तो इन लोगों ने इसमें खूब मुनाफा कमाया। मतलब कि चलो मैं रोटी बांटना हूँ, मैं बांटता हूँ, ये करके बंटवारा करवाने आए, और ये न बंदर को खाने, न बिल्ली को खाने दिए, न बंदर को खाने दिए, न दोनों शायद बिल्ली ही है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को नहीं खाने दिए और खुद ही खा गए। वही वाला काम है इन लोगों की कहानी वाला। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांग अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती, तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का दबदबा बड़ा ज़्यादा था। अब देखिए, यूरोपीय सेना की दबदबा क्यों था? इसके बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। 3-4 कारण थे। पहला देखिए, यूरोपीय देश के पास बेहतर नौसेना, तोप, बंदूकें थी। उनके पास जो हथियार थे, कुल मिला के उनके हथियार बहुत ही बेहतर थे। हथियार उच्च श्रेणी के थे, क्वालिटी उनकी बढ़िया थी।
दूसरा था यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास या परेड ड्रिल के साथ अनुशासित थे। अनुशासन, देखिए यहाँ पे अनुशासन, वो हमेशा ड्रिल करते हुए भी सैनिक वहाँ देखे जाते थे, जबकि हमारा हमारा सैनिक तो साला मतलब उस समय जो राजा वाजा थे उनके सैनिक मतलब जब युद्ध का समय आएगा तब लड़ने जाएंगे, उसके पहले कोई प्रैक्टिस नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस भी करते थे और इनके पास सुपीरियर आर्म्ड फोर्सेस आर्म्स एम्यूनेशंस भी थे। अब इसके साथ इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं पर भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगी। जैसे वो इस तरीके का सपोर्ट देने के बदले में कंपनियां व्यापार में बहुत सारा कंसेशंस लेने लगी इंडियन राजाओं से, जो उस समय छोटे छोटे राजा थे। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लिया करती थी, जिससे जिससे वो सारा काम मैनेज कर लेती थी अपने अफेयर्स। उस इलाके में के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी, लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्च भी चलाने लगी। भारत में जमीन से लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इसी पैसे से इन्होंने सारा कांड कर दिया। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से लेकर 1763 1746 से 1764 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कार्नेटिक युद्ध या कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वैंडीवॉस के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए। कौन जीता? देखो, यहाँ फ्रेंच लड़ रहे थे, यहाँ इंग्लैंड थे। अगर मैं ऐसा मान लूँ तो जीता कौन था आखिरी वाले में? देखिए, फ्रेंच हार गए थे और इंग्लैंड जीत गए थे, अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। अब डिसाइड कर लिया गया कि केवल व्यापार का काम करेंगे फ्रेंच वाले और इंग्लैंड वाला सारा काम देखेंगे, व्यापार भी देखेंगे और बाकी इंटरफेरेंस भी रखेंगे राजाओं में। कर्नाटिक फर्स्ट युद्ध जो था वो कर्नाटक का, वो 1746 से 1748 तक चला। दूसरा युद्ध जो था 1749 से 1754 तक चला। तीसरा जो था 1756 से 1763 तक चला। और सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास मतलब चेन्नई, आज का चेन्नई है। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा हुआ। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। किसने? अंग्रेजों ने। जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने जो कंपनी की ताकत बढ़ रही थी, जो कंपनी अपना सेना सैनिक तैयार कर रही थी, उसको तैनात करने में या और बाधा उत्पन्न करने लगे, क्योंकि उनसे अंदेशा होने लगा इन लोगों को कि हमारी भी बादशाहत, हमारी भी राजा वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं, अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। बाप रे बाप, ऐसे कैसे होगा? ये कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे, क्योंकि कंपनियां मुनाफा तो बहुत कमाती थी और एक पैसा इन पे एक अधेला देती नहीं थी इनको, और इनको ब्लैकमेल करके अपने पास से और बनवा लेती थी, कंसेशंस ले लेती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना, बहुत सारा राज्य से उन्होंने फ़ायदा उठाया था। देखिए, कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी करने लगे थे। जो कर्मचारी थे कंपनी की आड़ में, कंपनी को कंसेशन मिलता था और वो अपना माल भी ट्रांसपोर्ट कर लेते थे, वो बता देते थे कि ये कंपनी का माल है। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे
और कर नहीं टैक्स नहीं चुकाते थे। इस तरह अपनी तो खुद तो कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल हो कर भारत से लौटते थे। तो भाई एक ल्यूक्रेटिव जॉब के रूप में ये बाहर आई। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। भारत के लोग भी इवन कंपनी के व्यापार में मदद करते थे, जो पर्सनल इंटरेस्ट से अपने जुड़े हुए थे। तो वो सारे लोग भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर बेच देते थे और कर देने से, टैक्स देने से बच जाते थे। अपनी कंपनी के आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी खूब धूमधाम से चल रही थी। ये सारी चीज़ें कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती में बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश किया करती थी। अब देखिए, जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती। मतलब अगर एक राजा का ये पूरा एरिया है और इतना एरिया उसने दे दिया कंपनी को, तो यहाँ पे टैक्स का अलग चार्ज रहता था और यहाँ पे ये लोग ज़्यादा चार्ज लेकर के खूब बढ़िया लूटपाट मचाते थे। उतना ही छोड़ते थे जितना कि मजदूर के रूप में उनको बनाए रखें और बढ़िया बढ़िया वो अपना कर वसूल करके सारा रेवेन्यू जनरेट करते थे। जब राजा इन बातों पर विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे ऐसे किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाता। मतलब जो अपने मनमानी करने देता इनको, उन्हीं को ये राजा बना देते थे, क्योंकि इनके पास ताकत थी, वर्चस्व था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु होने पर उनके पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। उसका पौत्र देखिए, जो अलीवर्दी खान था वो 1740 से 1756 तक वो शासन किया और उसकी डेथ हो गई। भाई एक दिन सभी को जाना ही है, लेकिन उसकी जब डेथ हो गई तो चूंकि वह राजा था तो उसका गद्दी भी किसी को संभालनी थी। उसके जो पौत्र साहब थे, क्या नाम था उनका, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब बने। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। देखिए, कभी भी जब भी आपके घर परिवार में या जो हेड ऑफ द फैमिली होगा या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा या हेड ऑफ द समथिंग होगा, या तो वो अपने जीते जी सत्ता का हस्तांतरण कर दे, या नहीं किया रहता है तो सत्ता पाने के लिए बहुत बहुत इवन बिना मतलब वैसे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत बड़ी सत्ता नहीं भी रहती है तो भी हेड ऑफ द फैमिली के रूप में भी अगर किसी का, तो बहुत सारे आपके जो छोटे मोटे दुश्मन रहते हैं वो सारे बहुत जागृत हो जाते हैं और आपको यूनिटी के साथ वहाँ काम करने की ज़रूरत होती है। तो घरेलू और बाहरी शत्रु के रूप में इंग्लैंड वाले कंपनी थी ही, घरेलू के रूप में उसका अपना अंतर्द्वंद होगा। बहुत सारे लोग खुद बनना चाह रहे होंगे या उसको न बनने देने से रोकना चाह रहे होंगे। इस तरीके से इस मोटिव से काम कर रहे होंगे। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल में कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। देखिए, बहुत सारे लोग आपको टेस्ट करते हैं, जिंदगी ऐसे आसान नहीं मिलती है, तो उनका समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। अवसर जैसे ही मिला तो बंगाल के नवाब जो बने थे सिराजुद्दौला, उनका जो विरोधी गुट था, उनका जो दुश्मन गुट था, उससे कंपनी लोग अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़ गए। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कलकत्ता स्थित अपना बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली कि सब किलेबंदी हो रही है, तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया कि किलेबंदी करके उसके अंदर सैन्य ये आर्मी ड्रिल कर रहे हैं। बताइए, अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। आदेश तो कहाँ ही मानते हैं लोग। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई या मद्रास पहुंचा, तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा। उस समय कलकत्ता था, तो वहाँ पे नौसैनिक बेड़ा लेकर के कौन आया, रॉबर्ट क्लाइव, यही था वो। अब देखिए, कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब व अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई। देखिए, अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। 9 फरवरी को साइन की गई थी, 9/2/57 को, 1757 को अलीनगर की संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा पूछा जा सकता है टेस्ट में, तो मैं ज़रूर दूंगा। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया।
इससे बिना चुंगी एक ऑक्ट्रॉय टैक्स होता है वो देने की छूट मिल गई थी। कहाँ कहाँ पे? बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था, वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वह सेनापति मीर जाफर था और यह भी चाह रहा था कि सिराजुद्दौला को हटा करके मैं इसकी गद्दी पे बैठ जाऊं। तो वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधा देने का वचन दिया। मीर जाफर जो सेनापति था उसने कहा कि सिराजुद्दौला को चलो हरा देते हैं और आप मुझे बंगाल का नवाब बना दीजिएगा और बदले में मैं आपको मनचाहा जैसा आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसा व्यापार करना चाहते हैं, आप वैसा करिएगा, तो सारी सुविधाएं देगा। तो आपस में ये लोग षड्यंत्र रच लिए। इस षड्यंत्र में, इस दुर्लभ संधि में राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद, भाई पैसे की फंडिंग भी चाहिए थी तो ये लोग, ये व्यापारी लोग फंडिंग भी करने के लिए तैयार हो गए, व्यापारिक लाभ के लिए शामिल हो गए इसमें। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों की को भंग करने का आरोप लगा दिया। बताइए, एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। अब वो मुर्शिदाबाद की ओर आक्रमण करने के लिए चल गया। इस बीच वो मुर्शिदाबाद में अपना सेना बना लिया था। इस जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने देखिए, इस बीच क्या हुआ था कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की ओर जा कर के ये अपना किलेबंदी करने लगे थे। कौन? ये सिराजुद्दौला जी। अब क्या हुआ कि थोड़ा कोलकाता में क्या था कि वर्चस्व कंपनी का होने लगा था, तो सिराजुद्दौला को लगा कि कोलकाता से थोड़ा दूर हम चले जाते हैं, वहाँ हम अपने सैन्य को नया तरीके से तैयार करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होगा। इंग्लैंड हमें देख नहीं रहा होगा, ब्रिटिश कंपनी हमें देख नहीं पा रही होगी कि हम कितने ताकतवर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो छुपे रूप में एक तरीके से तैयारी करने लगे थे। तो जब छुपे रूप में तैयारी कर रहे थे जहाँ, तो उसे पता चला कि यहाँ तैयारी हो रहा है, तो वहाँ ही वो सेना लेकर पहुँच गए। अब देखिए, जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसके प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। वहाँ से वो कहाँ से चल पड़ा? मुर्शिदाबाद से निकल कर ये चलने लगा। तो 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला व क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हो गई। अब देखिए, ये जो सिराजुद्दौला की सेना आ रही थी वो सेना का नेतृत्व सेनापति कर रहा था। सेनापति मीर जाफर था जो कि मिला हुआ था किससे? कंपनी से मिला हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव से। और रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर आ रहा था खुद ही। तो अब देखिए, आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेज पर आक्रमण करने की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। ये तो एकदम ऐसे खड़ा रहा, इनएक्टिव सा, जैसे कुछ हुआ, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मिला हुआ था, उससे साठ-गांठ हो गई थी। अब देखिए, इस पे अब साहब को समझ में आ गया, नवाब जी को। अब इससे क्या हुआ? इससे सिराजुद्दौला को अपने विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई के मैदान छोड़कर भाग गया। अब ये इसको भागना पड़ा, भाग गया ये नवाब। जब सेना ही लड़ने को तैयार नहीं थी तो भाग पड़ा। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। अब भाग के कहाँ भी जाएगा? दोनों तरफ की सेनाएं जब उसके खिलाफ हो गई हैं तो कितना ही दूर जाएगा? तो उसको पकड़ के ले आए और मीर जाफर का जो इनके सेनापति का लड़का था उसने इनको मार डाला। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफर जो था बदले में, देखिए, मीर जाफर ने बदले में अंग्रेजों को बहुत सा धन और जागीर दे दी और बदले में उसको वहाँ का नवाब बना दिया गया, धोखा देने के एवज में। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था ही, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। भाई इसीलिए बनाए ही गए थे, लेकिन उसे उस समय अंदाजा नहीं था कि देखो, मैं जिसके साथ विश्वासघात कर रहा हूँ मेरी भी हालत कुछ वैसी ही होगी, मेरे साथ भी कोई विश्वासघात करने के लिए तैयार होगा, या कल को ये लोग कुछ ज़्यादा ही अति कर देंगे मेरे साथ। तो अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट
की कार्यवाही शुरू कर दी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया, वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से ऊब कर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इस बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब देखिए, भाई साहब सेनापति थे, सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। और जाफर साहब जब खुद गद्दी पे बैठे हैं, एक तो उनसे गद्दारी करके बैठे थे, अब इनसे भी गद्दारी कौन करेगा? इनका दामाद कर दिया। इनके दामाद को उन्होंने, जब इनसे निपट नहीं पा रहा था मीर जाफर से, तो मीर कासिम को बना दिया गया। अब देखिए, अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उनको वर्धमान बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान मिदनापुर चटगांव के जिले अंग्रेज को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था, वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने के लिए कारखाने की स्थापना की। कारखाने की स्थापना उसने कहाँ की थी? मुंगेर में की थी। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने कारखाना स्थापित किया था। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। मतलब यूरोप के अधिकारियों को, वहाँ भी कुछ ना कुछ रिबल तो रहता ही है, उनके अधिकारियों को उसने अपॉइंट किया कोच के रूप में या प्रशिक्षक के रूप में, ट्रेनर के रूप में, और उनसे अपनी सेना की ट्रेनिंग करवाने लगा। उससे समरू नामक एक जर्मन को, देखिए जर्मनी, इंग्लैंड के लोग कंपनी में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसने जर्मनी के लोगों को पकड़ा। ये भी यूरोपीय थे, उनको भी लगभग उतने ही इक्वल एफिशिएंट थे। एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का साहस किया, अंग्रेजों को अब चेक एंड बैलेंस करने वाला काम किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटाने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था, वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मतलब मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी, वहाँ से वो मुंगेर, आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी। मुंगेर में ही उसने फैक्ट्री डलवाई, मुंगेर में ही उसने अपनी राजधानी बदल दी। राजधानी वहाँ जो पुरानी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उससे हटा करके उसने मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। उधर अंग्रेज के प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया और उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः, अब देखो, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को वापस से ला दिए। ये मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर जाफर ये वही हैं जो सेनापति थे और इनका जो दामाद बना था। दामाद जब इतना सारा एक्शन लेने लगा कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी वालों ने कहा कि चलो ठीक है, ये राजधानी बदल दिया, फैक्ट्री डाल रहा है, जर्मन आदमी को, अपना समरू को सेनापति बना लिया है, ये मतलब कंपनी के पहले लड़ाई के लिए तैयार होने लगा था। तो इसको देख करके इसको अपना नवाबी से हटा करके मीर जाफर को वापस बैठा दिया नवाब पे। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया, उसको गुस्सा लग गया, अरे ऐसे कैसे। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध जो प्रांत था, वहाँ पे वह शरण लेता है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। वो सिराजुद्दौला दूसरे थे बंगाल के नवाब, जिनका मर्डर हुआ था, जो मार दिए गए थे, जिनको मीर कासिम, उनके ही सेनापति के बेटे ने मार दिया था, सेनापति जिनसे बेट्रायल कर लिया था। लेकिन सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे उस समय, और मुगल बादशाह उस समय शाह आलम था। शाह आलम सेकंड के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। जब मीर कासिम को हटा करके मीर जफर को वापस उन लोगों ने गद्दी पर बैठाया, तो मीर कासिम ने क्या किया, भाग कर वो कहाँ चला गया? अवध के नवाब अवध चला गया। अवध के उस समय नवाब थे सुजाउद्दौला और जो उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम, इन दोनों की शरण में चला गया। इन दोनों लोगों ने कहा कि चलो अंग्रेजों के विरुद्ध में हम तीनों लोग आपस में मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं। और ये अब बात आ जाती है बक्सर के युद्ध 1764, जो कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। अब हम लोग 1764 की ओर प्रस्थान करते हैं, अब बक्सर के युद्ध की तरफ। बक्सर का युद्ध, उपयुक्त
तीनों के संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम स्थापित हुआ। तीन सेनाएं, अवध की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब उस समय थे सुजाउद्दौला, माफ करिएगा, सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम। इन तीनों की सेनाओं ने इकट्ठे होकर 1764 के ईस्वी में बक्सर के मैदान पे अंग्रेजों की सेना पर चढ़ाई कर दी। परंतु देखिए, सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हो गया। मीर कासिम को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। वापस उसी सेनापति को जिसने बेट्रायल किया था, उसी को बना दिया गया। इसके दामाद को भागना पड़ा था। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। आप कल्पना करके देखिए, अब की तो अवध और मीर कासिम के साथ साथ अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम भी था। मतलब जिसकी सुजरैनिटी को चैलेंज करने से कंपनी डर रही थी, वो सारे लोग आ गए थे लड़ने के लिए और स्वतः धूल चाट लिया, हार गए मैदान में। और जब बक्सर के मैदान में हार गए तो कंपनी को के साहस में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई होगी। कंपनी ने एक तरीके से पूरे भारत पे अपना मतलब अधिकार प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया। और बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद में 2 संधियां की। और इन संधियों के फलस्वरूप बहुत ही भयानक परिणाम भारत को देखना पड़ा। देखिए, प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त, 4 दिन बाद ही 1765 में। पहली संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान जारी किया और उन्होंने कहा कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि अब उनको तो रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि वो तो युद्ध में हार चुके थे। मुगल बादशाह भी, शाह आलम द्वितीय भी हार चुके थे। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के सारे अधिकार अंग्रेजों को दे दिए। भू राजस्व वसूली का सारे अधिकार कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सारा ठेका किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया। अब मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने कहा, आपका ये पूरा सिस्टम मुझे दे दीजिए और 26 लाख रुपए एनुअल पेमेंट हम आपको पेंशन के रूप में देते रहेंगे और आप चुपचाप अपने किले के अंदर रहिए और आपकी सुरक्षा भी हम ही अब देखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इनसे संधि करने के बाद इलाहाबाद में दूसरी संधि करने के लिए इलाहाबाद में ही दूसरी संधि हुई। किसके साथ? अवध के नवाब के साथ। अब क्या हुआ, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। बदले में कंपनी ने क्या किया कि अवध के नवाब से क्या ले लिया? कड़ा ले लिया, कड़ेमानीपुर का क्षेत्र और इलाहाबाद का क्षेत्र। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र पूरा ले लिया। इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए, दिल्ली वाले को ट्रांसफर कर दिया, इनको साहब को। अब अवध का शेष भाग जो था इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब सुजाउद्दौला को वापस कर दिया। मतलब सुजाउद्दौला से उनका कड़ा ले लिया और इलाहाबाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, वो ले लिया, इलाहाबाद और कड़ा। अब नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए, क्योंकि वो भाग के अवध गया था। कौन? मीर कासिम भाग के अवध गया था, तो अवध के नवाब भी लड़ाई में आ गए थे और लड़ाई में आने से अवध के नवाब भी हारे थे।
तो कंपनी ने उन पे कहा कि 50 लाख रुपए आप दे दीजिए और इलाहाबाद और कड़ा 2 ज़िले आप अपने मुझे दे दीजिए। तो 2 ज़िले उनसे ले लिया, कड़ा और इलाहाबाद ले लिया और 50 लाख रुपए तो कंपनी ने अपने पास रख लिए, लेकिन कड़ा और इलाहाबाद को उसने दे दिया, किसको दे दिया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और शाह आलम द्वितीय से उसने कहा कि चलो मैं आपको कड़ा और दे रहा हूँ इलाहाबाद, और आप मुझे बदले में दे दीजिए बंगाल और उड़ीसा और बिहार दे दीजिए। बंगाल, उड़ीसा और बिहार 3 प्रांत ले लिया। 3 राज्य के बदले में उसने 2 राज्य मुगल बादशाह द्वितीय को पकड़ा दिया और कहा कि 26 लाख रुपए और महीने साल का हम आपको पेंशन के रूप में देंगे। अब आप आराम से यहीं अपना गुजर बसर करिए। देखिए आगे क्या होता है। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जो कि 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आएंगे तब वो ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी ही आके 7 साल बाद ही, लेकिन उतने में तो काम कर जाएगा। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। अब देखिए, प्रशासन में बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं, तो प्रशासन का काम नवाब करेगा, ठीक है, लेकिन पैसे वाला काम कौन करेगा? धन वसूली, राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगा कंपनी करेगी। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। इस प्रकार से उसने भारत को अपनी कॉलोनी बना ली। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जैसे चुंगी कर में छूट, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो गया, व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा बेचने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी करने के लिए मजबूर करना आदि, ये सारे काम उन्होंने किए। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने लगे, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन स्वयं चलाने लगे, अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना, इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह के प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को दे देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों से को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं का पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग करते रहे ये लोग। अब देखिए, अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता रहा। अंग्रेज ऐसे ऐसे शर्तें रखते थे जिससे कि जो क्षेत्रीय राजा होते थे उनका मतलब वर्चस्व भी कम होता था, उनके पास पैसे भी, आमदनी भी उनकी कम होती थी। उन्होंने राजकाज व विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। उन्हें जो क्षेत्रीय राजा थे उनको विकास का काम और राजकाज का करना अपना कठिन होता गया, जैसे जैसे कंपनी ने उन पे अपना हथकड़ा डाला। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे। मतलब जो एक्सपेंडिचर होता था वो राजाओं से कराते रहे, क्योंकि उनका जो खजाना था वो खाली भी कराना था, तो एक्सपेंस का काम सारा राजाओं से करवाते थे, इसीलिए प्रशासन उनसे चलवाते थे और रेवेन्यू खुद कलेक्ट करते थे। जो आय के साधन थे वो कंपनी अपने पास रखती थी। देखिए, आय के सारे साधन कंपनी के पास थे, जहाँ से पैसा आना था, ठीक है, और जो पैसा खर्च होना था वो सारा किसके पास हो गया? वो हो गया नवाब साहब से करवाता था, नवाब से, जहाँ पे पैसा खर्च होना था, जहाँ पैसा जाना था, यही काम इन्होंने किए, उठाते थे। राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा, तो जनता को भी लगा कि अरे राजा खराब है, राजा खराब है, ऐसा मैसेज गया। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उन्हें
उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और न ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते। सब पे एक साथ आक्रमण नहीं किया कभी अंग्रेजों ने, सभी राजाओं पे एक एक करके धीरे धीरे आक्रमण किया। उस राजा से दुश्मनी थी तो एक से जाकर मिलेंगे, जो मजबूत दिखेगा और अपनी भी सेना उसमें जोड़ लेंगे तो ज़्यादा मजबूती हो जाएगी, दूसरे वाले को हरा देंगे और फिर वहाँ का क्षेत्र जीत कर आपस में बांट लेंगे उस थोड़े क्षेत्र से, फिर इसी राजा को हराने लगेंगे। अच्छा, और किसी भी राजा को हिंदुस्तान में कंपनी ने जितने राजाओं पर, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने जितने भी राजाओं पर आक्रमण किए, कभी एक बार में किसी अच्छे बड़े राजा को हरा नहीं पाए। हमेशा 2 बार 4 बार लगे हैं इनको, 2-3 बार 4 बार। अब देखिए, इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन कर लेते। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल और दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमा लिया इन लोगों ने। अब इसी के साथ यह पाठ हमारा समाप्त होता है और इसमें कुछ शब्दावली हैं, जैसे फरमान क्या होता है, जैसे क्लास के रूल, ये जैसे एक आउट पास होता है वैसा सा ही मान लीजिए। मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते हैं। जो डिक्री होती है वो होता है फरमान। डिक्री, डिक्री को क्या कहते हैं? फरमान कहते हैं। इन पर शाही मोहर लगी होती थी, इस पे शाही मोहर होती है, उससे उसको फरमान मान लेते हैं। दस्तक, भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक, पास जो होता है, जो पास देते हैं, वो जारी करने का अधिकार कंपनी को मिल गया। अब भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट देने के लिए जो पास था, ये पास अंग्रेजों को मिल गया, तो उसे दस्तक कहते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। टिल देन हम लोग मिलते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और आप लोग खूब बढ़िया एंजॉय करिए और खूब बढ़िया मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए खूब, खाइए पीजिए। बाय, टेक केयर।